चलो आज हम लोग देखेंगे फाइनल एलसीआर परिपथ, है ना। हेडिंग डालो, छोटा सा वीडियो छोटे से में ख़त्म। ठीक। उसके बाद एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे और चौक कुंडली और वो है तुम लोग का वाठीन धारा, ये सब इसको मैं अलग से बताऊंगा, है ना। उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। जो कुछ चीज़ें हैं जो तुमको अलग से बतानी है, ठीक। एलसीआर परिपथ देखो, यहाँ मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मेन मेन को यहाँ से बताऊंगा, ठीक। अच्छा, जो एलसीआर परिपथ क्या होता है, कैसा है, उसको देखो, है ना। इसके बाद हम लोग का ट्रांसफार्मर का वीडियो आएगा सीधा, वो सब आप लोग पढ़ लेना। देखो एलसीआर परिपथ क्या है हम लोग का, सीधा इसको देखते हैं। एलसीआर परिपथ है ना ऐसा परिपथ जिसमें एल सी आर तीनों जुड़े हो, है ना। मतलब प्रेरण जुड़ा हो, कुंडली जुड़ा हो, और क्या जुड़ा हो, हाँ, संधारित्र जुड़ा हो और प्रतिरोध जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो इसमें प्रेरक एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर को मान के चलते हैं एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से तीनों को जोड़ा गया है। किसको किसको, किसको किसको जोड़ेंगे, ये एल को जोड़ेंगे और संधारित्र को जोड़ेंगे और प्रतिरोध को जोड़ेंगे, ठीक। इन तीनों को मान के चलते हैं जोड़ा गया है। ये एल है, ये सी है और ये आर है। इसके बीच सिरों के बीच विभवांतर वी एल, इसके सिरों के बीच विभवांतर वी सी और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, वी आर है ना। नहीं दिखाता मैं इसको, लेकिन इसमें दिखा दे रहा हूँ। नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा, ठीक। कैसे नहीं दिखाना है, चलो तो नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, तुम लोग तो हिंदी में लिखोगे ही, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। मान लो सिरों के बीच विभवांतर, इसका जो वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का। तो क्या लिखोगे, माना प्रेरक L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में, मतलब तीनों श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या है, जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अब माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, माना किसी क्षण, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मानते हैं समीकरण एक, है ना। अब फिर वही परिपथ में धारा प्रवाहित हो, देखो सब एकदम क्लियर क्लियर है, कोई अंतर नहीं। देखो पहले ये निकालते हैं, फिर यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो, फिर उसके बाद धारा प्रवाहित हो तो विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर का, यहाँ पर का, यहाँ पर का, तीनों को विभव देखते थे। फिर परिणामी वोल्टेज निकालते थे, ग्राफ बनाते थे, कौन आगे है कौन पीछे है, सब देखते थे। सेम प्रोसेस तीनों में है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, सब इजी है, सब आराम से बनेगा। तो अब देखते हैं, यदि परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो, यदि परिपथ में, यदि परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो, धारा आई प्रवाहित हो, तो पहले एल, एल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, एल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स एल, समीकरण मानते हैं दो, है ना। एल के सिरों के बीच, उसके बाद सी के सिरों के बीच, सी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी सी बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स सी, इसको पूरा लिखना ना, समझ जाओगे ना। समीकरण तीन, तथा सी के बाद क्या, आर के सिरों के बीच, आर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसको पूरा लिखना, है ना। आर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, वी आर बराबर कितना हो जाएगा, आई आर। समीकरण एक दो तीन चौथा जाएगा, समीकरण कैसा जाएगा, चौथा। अब देखो कौन कौन किसके किसके साथ होगा। वी आर और आई, जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। जब ये जुड़ा होता है, कुंडली जुड़ा होता है, एल जुड़ा होता है, तो धारा जो है वोल्टेज से पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है उस समय। और जब संधारित्र जुड़ा होता है तो क्या होता है, धारा आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, ठीक। तो उसी को लिखना है यहां, वी आर व आई कैसे होंगे, समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, है ना। वी एल व वी एल जो है आई से 90 अंश कैसा होगा, अग्रगामी, तथा वी सी आई से 90 अंश कैसा होगा, पश्चगामी होगा। अतः
वी एल व वी सी के बीच कालांतर कितने का होगा? हाँ, 180 अंश का होगा। इसको लास्ट वाला लाइन जो अभी लिखा हूं ना, वी एल और वी सी के बीच कालांतर 180 अंश का होगा, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग मान के चले वी एल बड़ा हो वी सी से, क्योंकि वी एल आगे चल रहा है, वी एल कैसा है, आई से आगे है और वी सी आई से पीछे है। यदि हम लोग मान के चलते हैं वी एल बड़ा हो वी सी से, तो परिणामी जो वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज वी एल माइनस क्या होगा? वी सी होगा, क्योंकि बड़े से छोटा घटाएंगे। तो यदि वी एल बड़ा हो किससे? वी सी से, तो परिणामी वोल्टेज कितना होगा? वी एल माइनस क्या हो जाएगा? वी सी। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया ना? चलिए अब इसके लिए ग्राफ बनाएं। तो परिणामी वोल्टेज के लिए ग्राफ बना लेते हैं, है ना। अब देखो परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, आप परिणामी वोल्टेज बनाओगे तो परिणामी वोल्टेज कैसा रहेगा? ऐसा, ये यहीं पर छोटा सा बता रहा हूँ, है ना। ये ऊपर की ओर हम लोग का रहेगा वी एल, नीचे की ओर हम लोग का रहेगा वी सी, और इस डायरेक्शन में क्या है? वी आर धारा आई। ठीक, समझे इतना चीज? हाँ, दोनों इधर ही है ना। अब देखो वी एल, अच्छा परिणामी वोल्टेज कितना होगा? वी एल माइनस क्या हो जाएगा? वी सी। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इसको ऐसे करा दो और इसको इधर, तो ये हम लोग का परिणामी वोल्टेज निकलेगा। ठीक, और यहाँ पर कितना है? फाई कालांतर, ये 90 अंश, ये 90 अंश, वी एल और वी सी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मतलब टोटल कालांतर कितना होगा? 180 अंश का होगा। समझ गए इतना? हाँ, ये वी एल वी सी और वी आर के बीच ग्राफ है, इसको लास्ट में लिख लेना, वी एल वी सी और वी आर के बीच में ग्राफ। समझे इतना? क्या क्या किए? वी एल निकाले, वी सी निकाले और वी आर निकाले। फिर हम लोग देखे वी आर और आई कैसे थे? समान कला में थे। वी एल आई से 90 अंश अग्रगामी है और वी सी आई से क्या है? 90 अंश पश्चगामी है। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग परिणामी वोल्टेज देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या? हाँ, अब परिणामी वोल्टेज के लिए हम लोग देखेंगे वी। तो परिणामी वोल्टेज जो है वो क्या होगा? लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग। पढ़े हो ना? बस वही है हम लोग का। ठीक, तो लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, वही वाला चलेगा। तो देखो ये वी एल माइनस वी सी है, तो ये भी कितना होगा? वी एल माइनस वी सी होगा। ये वी आर है, ये वाला वी आर, तो ऊपर वाला वी आर होगा। तो त्रिभुज में इसमें ले लेते हैं, है ना, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से देखो, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? v का जो स्क्वायर है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी पूरे का होल स्क्वायर। मतलब जो कर्ण का वर्ग है, ये कर्ण का वर्ग है, ये लंब का वर्ग है ना, और आधार का वर्ग। अगर इसको ऐसे कर दोगे तो, ऐसे कर दोगे तो लंब और आधार के वर्ग को योग के बराबर होता है। चाहे लंब को पहले लिखो, आधार को लास्ट में लिखो, कोई मतलब नहीं उससे। तो वी स्क्वायर बराबर वी आर, मतलब क्या हो जाएगा? आई आर। तो आई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी हो गया। तो वी एल मतलब हम लोग का क्या है? आई एक्स एल माइनस क्या है? आई एक्स सी पूरे का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो दोनों में से हम लोग क्या कर दे? आई स्क्वायर, दोनों में से आई स्क्वायर क्या कर देंगे? कॉमन निकाल देंगे, है ना। तो दोनों में से आई कॉमन निकाल दोगे तो स्क्वायर के साथ तो बाहर निकल जाएगा, हम लोग के पास बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इतना समझे? समझे ना? तो देखो वी स्क्वायर बराबर ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों में से आई बाहर निकलेगा और वर्ग है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाहर, और अंदर में बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। दोनों में से वी स्क्वायर बराबर, यहाँ से आई स्क्वायर पूरा बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ आया सबको? किसको किसको समझ नहीं आया? आ गया ना समझ? आया? अब देखो यहाँ पर v का मान निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा क्या? आई स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट में डाल देना, आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, आई ब्रैकेट बंद। आई वर्ग से रूट कट जाएगा तो v बराबर आई बाहर निकलेगा, इसके लिए है, इसके लिए रूट जो का त्यों है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा? एक्स सी। आई को इधर लाओ, या परंतु हमको पता है एक्स एल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल।
वह एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। इन दोनों मान को यहाँ पर रख दो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हम लोग का i इंटू रूट में r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी कैपिटल में है वर्ग। समझे इतना? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। समीकरण 3 माने हैं, समीकरण 4 इसको मान लो समीकरण 5 और इसको मान लो समीकरण 6। समीकरण 5 से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जमा के, या सीधा समीकरण 6 लाओगे तो समीकरण 6 ला सकते हो। ठीक, अब देखो समीकरण 5 से अगर v/i कर दे यहां पर, तो उधर क्या बचेगा, अंडर रूट r² एक्स एल माइनस क्या बनेगा, एक्स सी का वर्ग बनेगा। परंतु ओम के नियम से हमको क्या पता है, हाँ बच्चा लोग बताओ, ओम के नियम से हमको पता है v/i बराबर क्या होता है, r, जो प्रतिरोध है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, तीन में से कोई दो प्रभावित करे, कम से कम कोई दो, तो इसमें तो तीनों प्रभावित कर रहा है, तो इसे परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तब प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट r² प्लस, ये प्लस में है ना देखना, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, या इसी को जमा के लिख दोगे तो Z बराबर अंडर रूट r² प्लस एक्स एल के जगह में ओमेगा एल माइनस एक्स सी के जगह में 1/ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है हम लोग का परिपथ का प्रतिबाधा। ठीक, और प्रतिबाधा की बात क्या निकालते थे, कलांतर निकालते थे, तो कलांतर भी निकाल देंगे, कोई कठिन चीज है नहीं, है ना। इसी चित्र से कलांतर निकलेगा, देखो यहां से मिटा रहा हूं, चाहिए ना कलांतर अपने को। अब देखो हमको क्या चाहिए, कलांतर। कलांतर तो देखो कलांतर कैसे निकलेगा हम लोग का, कलांतर देखो 10 फाई। अब 10 का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी एल माइनस वी सी बटे आधार कितना है, वी आर। तो 10 फाई, वी एल मतलब आई एक्स एल और वी सी मतलब आई एक्स सी बटे वी आर मतलब आई आर। समीकरण 2 3 4 से, है ना। तो 10 फाई जो निकालेंगे हम लोग, दोनों में से आई निकाल के इस आई के साथ कट गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ऊपर से आई कामन निकालोगे तो वो नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक, अच्छा 10 फाई बराबर एक्स एल बराबर हम लोग को क्या पता है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी बटे क्या हो जाएगा, आर। हो गया इतना, चित्र को मिटाऊं, हाँ तो चित्र को मिटा रहा हूं। तो उस कंडीशन में हमको कितना चाहिए, कलांतर का वैल्यू चाहिए फाई का, तो हम लोग फाई को रखते हैं, 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, कोष्टक में हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी पूरे का बटा आर। ठीक, ये हम लोग का क्या निकल के आया, कलांतर। इतना समझ आया। ठीक, अब इसमें कंडीशन याद रखो छोटा सा, है ना। यदि ओमेगा एल बड़ा हो ओमेगा सी से, यदि ओमेगा एल बड़ा हो ओमेगा सी से, तो फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, बड़ा इसको रखोगे इसको छोटा करोगे तो बड़े से छोटा घटाओगे, चिन्ह धनात्मक आएगा, मतलब 10 फाई हम लोग का सीधा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि ये बड़ा है तो बड़े से छोटा घटाओगे तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा, इसका माइनस, तो तब उस समय 10 फाई का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, और यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए,
ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो अगर ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो टेन फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो तीन कंडीशन आता है इसमें, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि धारा और वोल्टता दोनों कैसे होंगे, समान कला में होंगे, ठीक। समझे इसको? हाँ बस। अब देखो, हम लोग क्या निकाल देते हैं, अनुनाद की स्थिति, जो हमेशा निकालते हैं। निकालोगे ना अनुनाद की स्थिति? बस बस। तो सेम है, अनुनाद की स्थिति जैसा उसके लिए आता है। इसको लिखवाऊंगा कैसे, अभी जो कंडीशन लिखवाया उसको लिखवाने के लिए बोलोगे तो लिखवा दूंगा। देख लो, चलो ये एक्स्ट्रा है ना, ये अभी जो लिखवाऊंगा बीच वाला पार्ट, इसको तुम लोग पेपर में मत लिखना, या उसको लास्ट में लिखवा। अनुनाद की स्थिति सेम है, जो पिछला बताया था ना, पिछला बताया हूं ना, वही सेम है अनुनाद की स्थिति हम लोग का, है ना। अनुनाद की स्थिति पहले बता देता हूँ, इसको समीकरण मान के छोड़ दो। इसको हम लोग मान लेते हैं, कितना ठो माने थे, समीकरण 5 से हम लोग इसको समीकरण 6 माने थे, इसको 7 मानो समीकरण। यहाँ पर शायद 6 माने थे ये वाला, तो इसको 7 मान लो, ठीक, 7 मान के छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति में क्या होता था कि जो एक्स एल है वो या ऐसे कह सकते हो कि जो ओमेगा एल है वो 1/ओमेगा सी के बराबर होता था। तब ओमेगा एल का गुणा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल और सी इधर आ जाएगा तो 1/LC हो जाएगा। परंतु परंतु हमको क्या पता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। तो यहां पर रखोगे, या ओमेगा का मान उधर लेके जाओ पहले थोड़ा सा, ओमेगा वर्ग को उधर लेके जाओगे तो 1/रूट में क्या लगेगा, LC। परंतु यहीं पर लिखते हैं हम लोग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई न्यू ओमेगा की जगह में, और बटे 1/रूट में LC। अनुनाद की स्थिति चाहिए तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 पाई, 1/2 पाई रूट में LC। ये हो गया अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक, ठीक। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति, ठीक। जहां न्यू को क्या कहते हैं, LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। हो गया, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको बताता हूँ सातवां को थोड़ा सा आगे। हो गया, चलिए अब देखिए, अब देखो इसी समीकरण 7 से हमको पता है कि फाई बराबर जो है वो टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटे कितना है, आर, यही है। अब देखो कंडीशन देखते हैं, स्थितियां, पहला, यदि ओमेगा एल बड़ा हो किससे, 1/ओमेगा सी से, मतलब यदि ओमेगा एल 5 है और ओमेगा सी उससे छोटा है मतलब 4 है, तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 1, जो कैसा है धनात्मक। तब फाई कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जब फाई धनात्मक होगा तो वी वी जो है मतलब वोल्टेज जो है वो धारा से, मतलब वी जो है आई से 90 अंश कैसा होगा, अग्रगामी होगा। या सीधा सीधा कह सकते हो कि वोल्टेज धारा से क्या होगा, अग्रगामी होगा, कलांतर को छोड़ो, वोल्टेज धारा से क्या होगा, अग्रगामी होगा। तब जो परिपथ है हम लोग का, उस कंडीशन में जो परिपथ है वो किस तरीके का व्यवहार करेगा, प्रेरकीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, है ना। किस परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, प्रेरकीय हो जाएगा, या प्रेरकीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। अच्छा, इसी में दूसरा कंडीशन देख लो, ये तो पहला कंडीशन था, यदि ओमेगा एल छोटा हो 1/ओमेगा सी से, ओमेगा छोटा है ना, यहाँ सी बड़ा है, यदि ओमेगा एल छोटा हो 1/ओमेगा सी से, मतलब ओमेगा एल यदि 4 है और ओमेगा सी 5 है, तो यहाँ पर रखोगे
4 माइनस 5, ओमेगा एल में 5 रखोगे और ओमेगा सी में 4 रखोगे, सॉरी 5 रखोगे, तो 4 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 1, और चिन्ह ऋणात्मक। तो उस कंडीशन में फाई का मान क्या हो जाएगा, तब फाई हम लोग का कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और फाई ऋणात्मक हुआ तो वोल्टेज जो है वो धारा से कैसी हो जाएगी, पश्चगामी हो जाएगी, है ना, कैसी हो जाएगी, पश्चगामी हो जाएगी। और परिपथ का जो व्यवहार है, परिपथ किस टाइप का होगा, धारितात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्योंकि सी बड़ा है तो संधारित्र का पावर ज्यादा रहेगा, इसलिए धारितात्मक। यहाँ एल बड़ा था, प्रेरकीय, मतलब प्रेरक का प्रतिघात, प्रेरक का ज्यादा था पावर, तो प्रेरकीय हो गया। ठीक, अगर क्या होगा, अगर क्या हो यदि दोनों समान हो जाए, इसी में देखो अगला कंडीशन, अगला कंडीशन तीसरा, यदि तीसरा कंडीशन क्या, यदि ओमेगा एल बराबर हो जाए 1/ओमेगा सी के, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर हो गया, तो ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के जगह मैं ओमेगा एल रख दूंगा, ओमेगा एल 0, तो पूरा पद 0, तो फाई का मान 0। तब सब अगर 0 हो जाएगा तो वोल्टेज जो है वो वी और आई, वोल्टेज व धारा दोनों कैसे होंगे, समान कला में होंगे, दोनों कैसे होंगे बच्चा लोगों, समान कला में होंगे। हालांकि ये एक्स्ट्रा है, ये पेपर में नहीं पूछता। ठीक, समझ गए, और किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, अच्छा एक चीज और याद रखना नोट पॉइंट में, इसी में एलसी व एलसीआर, इसी में केवल अनुनाद की घटना होती है, इसी में केवल अनुनाद अनुनाद का घटना होता है। अगर हम लोग एल आर ले लें या आर सी ले लें तो इसमें अनुनाद का घटना नहीं होता, याद रखना। एल आर और सी आर, या आर एल कह सकते हैं इसको, आर एल व आर सी, इसमें कभी भी अनुनाद की परिघटना या अनुनाद की घटना नहीं होती। ठीक, समझ गए। उसके बाद छोटा छोटा परिभाषा है, देख लेना। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे ये क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एक फुल्ली वीडियो आएगा, हो सकता है 1 घंटे का है, हो सकता है आधे घंटे का है, देखते हैं। ट्रांसफार्मर को एक बार में कवर करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर 8वें चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंगे या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो भी है हम लोग का। ठीक हो, तो ये है हम लोग का। ठीक, इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम।